वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरफेस। और इंटरफेस के हमने फेजेस को स्टार्ट किया था, G1 फेज, देन हमने S फेज, देन G2 फेज और G0 फेज। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक अराइज होता है कि सेल जो है वो G0 फेज में कब जाएगा, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम एस फेज जो कि एक मोस्ट क्रिटिकल फेज है उसको ज़रा समझ लेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो बेटा, तो हम स्टार्ट करेंगे ग्रोथ 1 फेज से, हम बात करेंगे G1 फेज से, हम स्टार्ट करेंगे प्री सिंथेटिक फेज से, हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट माइटोटिक फेज से। आखिर इस फेज में होता क्या है बेटा? इस फेज के अंदर पहली बात ये कि जो सेल होता है वो साइज में इंक्रीज होता है, सही है, साइज में इंक्रीज होता है। यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है बेटा, प्रोटीन जो चाहिए इसको अगले फेज के लिए इसको जो जो प्रोटीन चाहिए उस प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देगा। अब अगर मैं आपसे इनडायरेक्टली तौर पर पूछ लूँ, फॉर एग्जांपल देखिए, अगला फेज जो है वो एस फेज है। एस फेज का मतलब सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज में एक बड़ी फेमस चीज होती है कि एस फेज के अंदर बेटा क्या चीज होता है? एस फेज के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो डबल हो रहे होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम के बारे में बात की जा रही है, तो हम सब जानते हैं कि क्रोमोसोम किस चीज से मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से और साथ में डीएनए से। किससे? डीएनए से। और अगर हम डीएनए के बारे में बात करें तो डीएनए जो है वो किस चीज से मिलकर बनता है? डीएनए को कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड मिलकर बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए हमें नाइट्रोजनस बेसिस चाहिए, जिसका नाम होता है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, राइट। अब ये जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस है बेटा जो अगले फेज के लिए चाहिए, या फास्फेट ग्रुप है या पेंटोज शुगर्स हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं बड़े किस फेज में तैयार की जाएंगी? G1 फेज में। देखिए, आपको अगर आपको अगली क्लास में जाना है तो आप इस स्टेप को तैयार करेंगे, देन ही आप अगले स्टेप में जा पाएंगे। या अभी आप खुद को तैयार कर रहे हैं अगले स्टेप में जाने के लिए। अगला स्टेप है एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में जाने के लिए आप खुद को क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। इसी तरह से एस फेज में जाने से पहले G1 फेज में आपने क्या याद रखना है? तो बेटा जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी? सेंसिस, प्रोटीन सेंसिस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। प्रोटीन सेंसिस में कौन कौन सी प्रोटीन्स आती हैं? जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ टब्यूलिन के बारे में, टब्यूलिन, तो टब्यूलिन प्रोटीन कहाँ पे लगेगी बेटा? टब्यूलिन प्रोटीन जो है ये बेसिकली इस्तेमाल हो रही होती है जब माइटोटिक ऑपरेटस बनता है, साइटोस्केलेटन बन रहा होता है, वहाँ भी टब्यूलिन प्रोटीन जो है बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस तरह से ये चीज़ आप याद रखेंगे, टब्यूलिन प्रोटीन आ गई। उसके बाद अगली बात कर लेते हैं। अगली बात जो है वो है सेल ऑर्गेनेलिज का डबल होना। इसके ऊपर एमसीक्यू बनेगा कि सेल ऑर्गेनेलिज जो हैं वो डबल कहाँ पर होती हैं। तो आपने कहना है कि सेल ऑर्गेनेलिज जो हैं वो डबल होती हैं इस हिस्से में, यहाँ पर डबल हो जाती है। अब बेटा G1 फेज, देखिए हर सेल जो है ना उसको आगे की तरफ पुश नहीं किया जा सकता। कुछ सेल्स को आगे की तरफ पुश किया जाएगा, बाकियों को नहीं किया जाएगा। अब वो कौन से सेल है जिनको आगे पुश कर दिया जाएगा? याद रखिएगा, कुदरत ने बहुत ही जबरदस्त मैकेनिज्म डिजाइन किया है, इंसान की समझ से परे है बहुत ज्यादा। बेटा G1 फेज के ऊपर आपको एक चेक पॉइंट मिलेगा जिसको कहते हैं G1 चेक पॉइंट। क्या नाम देंगे जिसको? G1 चेक पॉइंट। G1 चेक पॉइंट। अभी तो G1 चेक पॉइंट होता है। G1 चेक पॉइंट ये बेटा बेसिकली क्या चेक करता है? ये बेसिकली चेक करता है कि सेल को आगे भेजना है भी या नहीं है। जहाँ पर एक प्रोटीन होती है जिसको नाम देते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, बस नाम याद रखिए और कुछ भी आपको याद नहीं रखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। काइनेसिस ये प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन्स असल में डिसाइड करेंगी कि सेल जो है उसको अगले फेज में जाना है या नहीं जाना। मान लीजिए ये सेल है, यहाँ पे ये सेल है। अब इस सेल के पास उतना पोटेंशियल नहीं है कि जाकर अपने डीएनए को डबल कर पाए। क्या इसको आगे वाले फेज में भेजा जाएगा? नहीं भेजा जाएगा, इसको यहीं पे रिस्ट्रेन कर लिया जाएगा। अब अगर सीडी के साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस जो है ये एब्सेंट हो गई, किसी कारण ये अपना प्रोसीजर को फॉलो नहीं किए, उस केसेस के अंदर भी क्या हो जाएगा कि इसको स्टॉप कर दिया जाएगा। फिर बेटा अगर स्टॉप कर दिया जाएगा तो फिर किधर जाएगा सेल? सेल को बेटा G1 फेज से निकाल के इसको एक और फेज की तरफ भेज दिया जाएगा, दैट इज आ G0 फेज। तो बेटा फिर इसको रेस्ट करने के लिए काम भेज दिया जाएगा, G0 फेज में भेज दिया जाएगा। तो बेटा सबसे पहले G1 फेज, उसके बाद G0 फेज में भेज देंगे।
अगर प्रॉब्लम हुई, अगर वो सही से सही ना हुआ तो। अगर वो ठीक ठाक है तो बेटा G1 फेज के बाद उसको कहाँ भेजेंगे, S फेज में। इसको डिटेल में समझना आपने। सबसे पहली बात बेटा, जब हम बात करते हैं S फेज की तो हमेशा कहते हैं कि जो देखिए क्रोमोसोम हो गए डबल। पहले तो ये देखिए कि क्रोमोसोम डबल होने का मतलब क्या है। यहाँ पर बहुत सारे MCQs बनते हैं और उसके बाद क्रोमोसोम डुप्लीकेट, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाएंगे, बहुत सारे MCQs बनेंगे भी और बच्चे जो है वो गलती भी करते हैं। मान लीजिए आपसे ये पूछा जाएगा कि हमारे सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। तो S जब S फेज हो जाएगा तो S फेज के बाद भी कितने रहेंगे, 46, 92 कितने हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पर 92 को चूज कर लेते हैं, लेकिन आप 46 रहिएगा। इसका कारण बताते हैं आपको। देखिए क्रोमोसोम जो है वो आपको ऐसे नजर आ रहा है। इस क्रोमोसोम को जरा स्ट्रक्चर को समझिए। इस क्रोमोसोम में ये सेंटर में ये पॉइंट है जहाँ पर ये दो क्रोमोसोम्स के क्रोमाटिड आपस में क्या है, अटैच हैं। ये पॉइंट जहाँ पर ये क्रोमाटिड अटैच होंगे इसको क्या नाम देंगे, इसको आप नाम देंगे सेंट्रोमियर का नाम देंगे। बेटा सेंट्रोमियर के ऊपर खास किस्म की प्रोटीन मौजूद होती है। सेंट्रोमियर के ऊपर एक खास किस्म की प्रोटीन होती है। उस खास किस्म की प्रोटीन को नाम दिया जाएगा काइनेटोकोर। क्या नाम देंगे, काइनेटोकोर का नाम दे देंगे। बेटा जो क्रोमाटिड होते हैं, क्रोमाटिड का जो एक साइड होती है उसको नाम देते हैं लॉन्ग आर्म का। इसको क्रोमाटिड नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं लॉन्ग आर्म। और दूसरे आर्म को क्या नाम देंगे, शॉर्ट आर्म। या फिर इसको बेटा एक और नाम देते हैं, या फिर कहते हैं पी आर्म। दूसरे को नाम दिया जाएगा क्यू आर्म। तो याद रखिएगा पी पेप्टाइड एंड क्यू जो होता है वो बाद में आने के लिए होता है। तो इस तरह से चीज याद रखनी है कि बेटा क्रोमोसोम का एक होता है पी आर्म, एक होता है क्यू आर्म। और क्रोमोसोम में ये एंड वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, इसको नाम देते हैं टीलोमर्स का। क्या नाम देंगे, टीलोमर्स का नाम देते हैं। बेटा आपको पता होगा, आपको मैंने बताया था एक बार कि जब याददाश्त जो होती है वो गायब होना शुरू हो जाती है वक्त गुजरने के साथ, उम्र के बढ़ने के साथ। उस बीमारी का नाम क्या था, उस डिजीज का नाम क्या रहता है, उस डिजीज का नाम होता है डायमेंशिया। उस डिजीज का नाम क्या होता है, डायमेंशिया। अब ये डायमेंशिया जो है ये कौन सी डिजीज होती है, डायमेंशिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान की याददाश्त जो होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। डायमेंशिया में इंसान की याददाश्त क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। अब वो याददाश्त वीक क्यों होती है हम कहते हैं समझिए जरा। या फिर हमारी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था कि अगर आप लंबी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो कम खाएं या उतना ही खाएं जितनी की आपको ज़रूरत है, जितनी आपको ज़रूरत है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि बेटा वेस्ट मटीरियल, देखिए आपका जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम को ये कैप वाला पोर्शन हाथ प्रोटेक्ट कर रहा है। ये कैप वाला पोर्शन, कैप वाला पोर्शन क्रोमोसोम को क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट। क्रोमोसोम्स के इस टोपी वाले पोर्शन को क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे टीलोमर्स का। क्या नाम देंगे, टीलोमर्स का नाम देंगे। ये टीलोमर क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि बेटा जब आप बाहर की फास्ट फूड खाएंगे, बाहर के फास्ट फूड खाएंगे, आई फिर पिज्जा खा लिए, इस तरह की चीज़ें और चीज़ वगैरह जिसमें ज़्यादा है वेस्ट मटीरियल। अब जाहिर सी बात है उसके वेस्ट मटीरियल भी क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे बॉडी के अंदर। वेस्ट मटीरियल ज़्यादा बनेंगे तो सारे के सारे वेस्ट मटीरियल बॉडी से रिमूव नहीं होते, उसका कुछ पोर्शन जो होता है वो बॉडी के अंदर बाकी रह जाता है। अब उसके केस में क्या होगा, जब बेटा ये आगे की तरफ मूव करके जाएंगे, आई मीन जब ये क्रोमोसोम एक सेल से अगले सेल में जाएंगे, माइटोसिस के जरिए से मियोसिस के जरिए से डिवाइड होंगे, तो टीलोमर जो होंगे बेटा ये साइज में क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। जैसे जैसे साइज में वक्त गुजरता जाएगा ये टीलोमर साइज में छोटे होते जाएंगे। जैसे ये छोटे होते जाएंगे एक वक्त आएगा जब टीलोमर क्या हो जाएंगे, खत्म। जब टीलोमर खत्म हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर जो डीएनए मौजूद है, इस तरह से ये जो डीएनए मौजूद है इसके अंदर, अब ये डीएनए लॉस होना शुरू हो जाएगा। जब डीएनए लॉस होना शुरू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है खास किस्म की प्रोटीन्स नहीं बनेंगी। प्रोटीन्स नहीं बनेंगी तो आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो जाएगी। मिसिंग हो जाएगी तो फिर आप सोचना शुरू कर दोगे यार क्या पढ़ा था, क्या पढ़ाना है ना। अभी आपकी यादें स्कूल पक्की है, अभी आपको अच्छे से याद रहती है चीज़ें, ठीक है। उसका कारण ये है कि अभी आपके क्रोमोसोम्स के टेल सेक्शन बिल्कुल ठीक है। आपको बताना ये था कि भाई एस फेज में क्रोमोसोम डुप्लीकेट जरूर होता है। आपके डुप्लीकेट होने का मतलब क्या होता है, इधर देखो, छोड़ दो एक सेकंड के लिए, एक थोड़ा सा पॉइंट इसको देख लेते हैं। बेटा ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमाटिड है और ये उसके बन के नए क्रोमाटिड, ये देखिए इस तरह से। अब आपसे अगर पूछा जाए कि ये कितने क्रोमोसोम है, सो यू विल से दैट इट इज अ 1 क्रोमोसोम। ये भी एक ही क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है। फर्क इतना सा है कि यहाँ पर इस क्रोमाटिड जो है, इस क्रोमाटिड के दूसरी साइड के ऊपर सिस्टर क्रोमाटिड मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें दूसरी साइड के ऊपर इसमें यहाँ पर सिस्टर क्रोमाटिड मौजूद नहीं है। यहाँ पर इस क्रोमोसोम का क्या मौजूद है, सिस्टर क्रोमाटिड मौजूद है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। समझ में आ गया। क्रोमोसोम में जो नंबर होता है वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द सेंट्रोमियर।
तो बेटा आपसे अगर पूछा जाए कि एस फेज से पहले सेंट्रोमियर कितने हैं, आपने कहना 46, एस फेज के बाद सेंट्रोमियर कितने हैं, आपने कहना 46, एस फेज से पहले कितने लेंगे 46, एस फेज के बाद कितने लेंगे 46 ही लेंगे बेटा, उसके नंबर में कभी भी चेंजेस नहीं आने वाली। इज इट क्लियर ना? अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा क्रोमाटिड्स के बारे में। क्रोमाटिड्स, हाँ एक और चीज, एस फेज से पहले अगर आपके पास 1n क्रोमोसोम है, कितने हैं 1n, तो बेटा एस फेज के बाद कितने होंगे 1n के 2n, 2n 1n तो 3n, 1n वाला कौन सा है? हाँ जी 1n क्यों रहेंगे? क्या 46 क्रोमोसोम है, तो ये हो नहीं रहे उसको। इधर देखिए बेटा, रीजन आपको लॉजिकल रीजन आते हैं बेटा, ये 1n ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। अगर बदलेगा नहीं तो फिर इसमें बदल क्या रहा है, इसमें बदलेगा बेटा सी कहते हैं क्रोमाटिड मटेरियल को। तो बेटा मान लीजिए ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में का जो क्रोमाटिड मटेरियल है वो है कितना 2c, वो कितना है 2c, ऐसे इसके बाद ये कितना हो जाएगा 4c हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4c। ये देखा क्रोमाटिड मटेरियल तो डबल हो गया, लेकिन n नंबर किसको शो करता है, n जो है वो बताता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। देखिए अगर मैं कहता हूँ हमारे सेल जो है वो क्या होता है डुप्लॉइड, हमारे सेल्स क्या होते हैं डुप्लॉइड सेल। इस डुप्लॉइड सेल का मतलब आपको पता है ना डायाप्लॉइड, डायाप्लॉइड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये है आपके पास एक क्रोमोसोम, अगर आपका सेल डायाप्लॉइड है इसका मतलब इसी तरह का एक और क्रोमोसोम आपकी बॉडी के अंदर जरूर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह का। जब एक ही तरह के दो क्रोमोसोम पाए जाएंगे तो हम कहेंगे ये क्या होगा डायाप्लॉइड। अब मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ पर क्रोमोसोम डबल हुए हैं तो क्या उस वक्त क्या इसी की तरह का एक और क्रोमोसोम बनाया मेरे साथ में? नहीं बनाया ना। जब मैंने बनाया ही नहीं है इसका मतलब अगर फर्ज करने n is equal to 46, वैसे होता नहीं है, n is equal to 23 in case of human, फर्ज कर लें अगर n is equal to 46 तो एस पे इसके बाद भी 46 है, इसका मतलब n क्या रहेगा 46 से रहने वाला है, उसमें चेंजेस नहीं आने वाले। तो बेटा n का नंबर सेम रहेगा, सेंट्रोमियर सेम रहेंगे, उसके बाद क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहेंगे, उसके बाद आपने याद रखना है कि जो 2c होगा वो 4c में चेंज हो जाएगा, 1c या 2c के अंदर चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? और सिस्टर क्रोमाटिड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, सिस्टर क्रोमाटिड की फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये इसका सिस्टर क्रोमाटिड होगा और ये इसका सिस्टर क्रोमाटिड होगा। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते, आप ये बिल्कुल नहीं कह पाएंगे भाई ये इसका सिस्टर क्रोमाटिड बन गया, ऐसा नहीं होता। ये ऊपर वाला उसका रहेगा, नीचे वाला नीचे वाले का रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब एस फेज के अंदर अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए डीएनए की रेप्लिकेशन कहाँ पर हो रही है, वेयर द डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, डीएनए की रेप्लिकेशन कहाँ पर होती है एस फेज के अंदर, डीएनए की रेप्लिकेशन कहाँ पर होती है एस फेज के अंदर। अब मान लीजिए सेल जो है वो आगे जाने के काबिल नहीं है। आपको पता है वो हॉलीवुड की फिल्म्स के अंदर एक फिल्म है रॉक की, हॉलीवुड मुझे याद आ रही है, उसमें क्या होता है कि वो जंगल में लेके जाता है लोगों को सैर करवाने के लिए, उसमें मरता नहीं है वो बेसिकली, उनका अपना सीन रहता है। तो वहाँ पे जंगल में लेके जाते हैं, वो जंगल में आपने वैसे ही शायद देखा हो, जंगल के अंदर लोग जो है वो भूखा करने वाले ऐसे मारते हैं, वो लगता है ना साइनाइड आके जहर आके लगता है इंसान गिर जाता है वहीं के ऊपर, है ना। इसी तरह का एक जहर जो होता है वो झुर्रियाँ ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। झुर्री जो है ना रिंकलिंग ऑफ स्किन, सही है, उस जहर का नाम होता है बोटॉक्सिन। क्या नाम होता है बोटॉक्सिन। अब हम इस बोटॉक्सिन का जिक्र यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोटॉक्सिन ये वही जहर है बेटा, अगर मान लीजिए सेल जो है बहुत खतरनाक बिहेव कर रहा है, सेल बहुत खतरनाक बिहेव कर रहा है, तो सेल को किल कर दिया जाएगा। सेल को किल करने के लिए बोटॉक्सिन इस्तेमाल किया जाएगा, अजाइड इस्तेमाल किया जाएगा, साइनाइड इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं कोचिसाइक्लिन, ठीक है, अजाइड, साइनाइड, कोचिसाइक्लाइन, बोटॉक्सिन, ये सारे के सारे बच्चे इस्तेमाल किए जाएंगे। ये वही लोग हैं उसको भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर में जा बोटॉक्सिन लेके आके घर में टीके नहीं लगाने शुरू कर देने खुद को, ठीक है। हाँ, ये ना हो कि घर में ले आओ और कहोगे लाओ हम आज आपकी रिंकलिंग ठीक करेंगे चुटकी बजा के और टीका लगा दो। करते डॉक्टर भी ऐसे ही करते हैं, टीका लगा के करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करोगे। ऐसे आप लोग करोगे तो डेथ हो सकती है, क्योंकि ये जहर है। ये करता क्या है असल में, ये स्किन जो उसको डायलेट कर देता है। झुर्री कैसे बढ़ती है ना, स्किन यहाँ से कर जाती है, आपस में मिल जाएगी, है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो उसको डायलेट कर दिया जाएगा। अगर आप रिंकलिंग से बचना चाहते हैं, सिंपल सोल्यूशन, रात को तेल लगा के सोया करें, चेहरे को और हाथों को तेल लगा के सोया करें, क्रीम लगा के नहीं, तेल लगा के, सही है। वैसे क्रीम भी इसी मायने में आती है, इसी जुमरे में आ जाती है, क्योंकि वो भी स्किन को चिकनाई देती है। लेकिन जिन लोगों की स्किन ऑलरेडी चिकनाई वाली है, हमें देख लीजिए हमारी चिकनाई वाली है, ठीक है, उनको इस चीज़ की भी जरूरत नहीं है, तेल वगैरह इससे दूर रहिए आप लोग, ठीक है, उनको इसकी ज़रूरत है ही नहीं। जिन लोगों की स्किन ड्राई है वो रात को कोशिश करें वैसलीन जिसको कहते हैं,
हमारे यहाँ वैक्सीन जब छाप जाता है चेहरा काला हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वैक्सीन लगा के आराम से कोशिश करें। तो बेटा G1 फेज, G1 के फेज के बाद कौन सा आ गया S फेज, S फेज के बाद नेक्स्ट फेज कौन सा आएगा G2 फेज। अब ग्रोथ सेकंड फेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बच्चे G2 फेज में क्या किया जाएगा। G2 फेज में आपने याद रखना है, आपके लिए क्विज भी है छोटा सा, हम आपको बताएंगे तो आपने खुद ढूंढना है। क्विज आपके लिए ये है, तमाम ऑर्गेनाइज डबल कहाँ पर हो रही हैं, एक ऑर्गेनाइज G1 फेज में डबल होते ही नहीं है। आप लोग उस ऑर्गेनाइज का नाम ढूंढना है, पता ढूंढना है और उस पते पे पहुंचाना है, ठीक है क्या एम वो कहते हैं ना, हमने आपको बताया था एक बार, हमारी इंग्लिश स्कूल के हेड मास्टर क्या बोलते हैं, पहले तो लो एम टुटे मारी जा रही है बैठी अपने से, पहले सर्च करना जाके गूगला से मिलेगा आपको वहां से जाके कर लिया। इधर देखो G2 फेज में देख लो। अब G2 फेज के बाद सेल की किस्मत क्या है, व्हाट इज द फेट ऑफ द सेल आफ्टर G2 फेज, व्हाट इज द फेट ऑफ द सेल आफ्टर G2 फेज। ऐसे क्या देख रहे हो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने कहा सर तीन हो सकते हैं, या तो ये ए माइटोसिस में चला जाएगा, या सर ये किसमें चला जाएगा माइटोसिस में चला जाएगा, या ये किसमें चला जाएगा मियोसिस में चला जाएगा। अब ये तीनों में जाएगा कैसे, उसके पीछे सिलेक्शन कैसे होगी वो एक अलग सीन हम बाद में पढ़ाएंगे। चेयर लगा कर रखा करो इधर। अब इधर देखो बेटा ए माइटोसिस किसको कहते हैं। आप लोगों ने कभी एक मैकेनिज्म पढ़ा होगा बैक्टीरिया वगैरह के अंदर, जिसको आप लोग कहते हैं बायोप्रिफिकेशन। उसी मैकेनिज्म का दूसरा नाम क्या होता है माइटोसिस। एक ऐसी सेल डिवीजन होती है जिसमें एक सेल के डिवाइड होने से कितने सेल बनेंगे, 2 सेल, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल्स में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। माइटोसिस की आगे टाइप्स भी होती हैं, माइटोसिस के आगे टाइप्स भी आज नाम लिखवा देते हैं आपको। नंबर 1 प्रोमाइटोसिस, नंबर 2 इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस, इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस, नंबर 3 एक्स्ट्रान्यूक्लियर माइटोसिस, नंबर 4 यूमाइटोसिस, नंबर 5 डायनोमाइटोसिस। बेटा माइटोसिस की आगे आपको टाइप्स भी बता देंगे हम। उसके बाद या तो मियोसिस में चला जाएगा जिसमें एक सेल के डिवाइड होने से कितने सेल बनेंगे, 4 सेल। तो बेटा पहले डिवीजन होगी तो उसको नाम देंगे मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद कौन सी होगी, मियोसिस 2। तो कितने सेल बन जाएंगे, 2 से 4 सेल। आपसे एमसीक्यूज में ये नहीं पूछेंगे, आपसे एमसीक्यूज में ये पूछेंगे, मान लीजिए 46 है तो बेटा 46 के बाद हाफ होगा किसमें, इसमें होगा कि इसमें होगा। आपने कहना मियोसिस 1 जो होगी, मियोसिस 1 के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, आधे, और मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, ये एमसीक्यूज में याद रखेंगे, सही है। और जल्दी से मुझे बताओ चैप्टर नंबर 18 के अंदर आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, उसके अंदर हमने बताया था आपको कि एक सेल ऐसा होता है जो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा टाइम मियोसिस में गुजारता है और मियोसिस के खास फेज में गुजारता है। अरे कौन सा सेल था वो, ह्यूमन बॉडी का एक सेल ऐसा है जो मियोसिस में तकरीबन 10 से 12 साल रहता है, 10 से 12 साल। दैट इज एक्सेप्शनल केस, भूल गए क्या। फीमेल के केस में एग सेल, फीमेल के केस में एग सेल जो होता है बच्चे मियोसिस में रहता है। मियोसिस में उसकी मियोसिस शुरू हो जाती है जब वो बच्चा अपनी, जब वो लड़की अपनी माँ की पेट में होती है, और वो कंप्लीट तब होती है जब वो बर्थडे की हालत में आती है और वो 12-13 साल की उम्र में, समझ में आ गया ना। तो इतना लंबा टाइम जो है वो सेल मियोसिस के अंदर रहता है। अब बेटा G2 फेज में किया जाएगा। G2 फेज में वो तमाम प्रोटीन्स तैयार की जाएंगी जो अगले स्टेप में एंटर होने के लिए क्या है, जरूरी है। सबसे मेन चीज आपने याद रखना है टर्ब्यूलेंट प्रोटीन, क्योंकि टर्ब्यूलेंट प्रोटीन जो होती है बेटा ये स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए जरूरी है, और स्पिंडल फाइबर आगे चाहिए। तो इसलिए G2 फेज जो है उसमें ये वाली प्रक्रिया होगी। देन G1 फेज, S फेज और G2 फेज हो जाएगा। उसके बाद बेटा G0 फेज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। G0 फेज का G0 फेज असल में एक रेस्टिंग फेज होता है जिसमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं, जिसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती, सेल नॉर्मल रहता है।
बेटा हमारी बॉडी के कौन से वो सेल्स हैं जो कभी भी डिवाइड होते ही नहीं है? एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपसे, विच सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी नेवर डिवाइड्स? इट्स अ नर्व सेल। कौन सी सेल होती है? नर्व सेल। मसल सेल भी बोलते हैं। नर्व सेल बेटा कभी भी डिवाइड नहीं होते। बॉडी के कौन से वो सेल हैं जो ज्यादातर G0 फेज में पड़े रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे वापस G1 फेज में, GS फेज में एंट्री मार लेते हैं? तो आपने क्या कहना है? हिपैटोसाइट्स। क्या नाम देंगे? हिपैटोसाइट्स का नाम देंगे। बेटा हम आपको एक बार बताए थे कि लीवर वगैरह जो है उसके ऊपर अगर इंजरी हो जाती है तो कोई ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है, कि अगर आपका लीवर आधे से ज़्यादा कट भी जाता है, थोड़ा सा लीवर बच जाता है तो वो थोड़ा सा हिस्सा बाकी लीवर बना लेगा, थोड़ा सा हिस्सा बाकी लीवर बना लेगा। तो हिपैटोसाइट के अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता रहती है। ये नॉर्मल तौर पर G0 फेज में डिवाइड नहीं होते, लेकिन इनमें इतनी क्षमता है कि बेटा ये डिवाइड होना शुरू कर दे तो वापस लीवर का जो पोर्शन है उसको बना लेंगे। तो आपको एक लोब लीवर का लगा देना है, उससे पूरे का पूरा लीवर जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज में, एनुअल एग्जाम में एमसीक्यूज में क्या पूछा जाएगा? एनुअल एग्जाम में एमसीक्यूज में ये पूछा जाएगा हमसे कि सेल जो होता है वो अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ गुजारता है? आपने कहा इंटरफेस में कितना गुजारता है? 90%। कितना गुजारेगा? 90%। उसके बाद अपनी बुक ओपन करिए। बुक के पेज नंबर 2 के बिल्कुल लास्ट पे आपको 3 एमसीक्यूज मिलेंगे, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है। अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए, सुनिए गौर से, ह्यूमन सेल जो है वो 1 सेल से 2 सेल में कितनी देर में डिवाइड होता है? कितना टाइम चाहिए उसको? आपने कहना है 24 घंटे। कितना चाहिए होता है? 24 घंटे चाहिए। 24 घंटे में से 23.5 घंटे जो है वो इंटरफेस में गुजारता है। 24 घंटे में से 23.5 घंटे इंटरफेस में गुजारेगा, और आखिरी जो आधा घंटा होता है उसमें बेटा वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जरा, पेज नंबर 151 पे आए, वहाँ पर एंड पे देखें जरा। बेटा माइटोसिस में सिर्फ आधा घंटा लगेगा। G1 फेज जो होगा उसको लगेंगे 9 घंटे, S फेज को लगेंगे 10 घंटे। 9, 10, 4 या 5, ऐसे याद रखिए। 9 घंटे, 10 घंटे, 4 या 5 घंटे और आधा घंटा। याद हो जाएगा? G1 फेज में कितने घंटे? S फेज में, G2 फेज में, माइटोसिस में, माइटोसिस में